तो इंडिया के अंदर जो पहला एटीएम है वो HSBC के द्वारा सेटअप किया गया था, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन 1987 में। कहाँ पर? मुंबई। ठीक है, कहाँ पर सेटअप किया गया था? इंडिया के अंदर पहला एटीएम 1987 में सेटअप किया गया था। शंघाई जो बैंक है हमारा, हांगकांग और शंघाई बैंक है, मतलब ये फॉरेन बैंक है, बताया था आपको। सो इट इज़ द फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक है। तो इसने हमारे अपने इधर सिस्टम फिट किया था, जो भी था अपना एटीएम सिस्टम फिट किया था, तो वो इसके अंदर हो गए। और अभी तो पता ही आप लोगों को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो नई नई हो रही हैं। ठीक है, आपको पता है एटीएम में आप पैसे निकलवा भी सकते हो और डाल भी सकते हो। ठीक है, निकलवा भी सकते हो, डाल भी सकते हो आप कैश को, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वो अब आपको एटीएम के थ्रू है वो मिल जाती है। यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद द हेल्प ऑफ एटीएम मशीन। ऐसा नहीं है कि फ्री होती है, कुछ ना कुछ, मतलब अगर आप अपने बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो फ्री है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक से करते हो तो उसमें कुछ अमाउंट तक, जैसे 5 ट्रांजेक्शन होती हैं वो फ्री होती है, उसके बाद आपको चार्जेस है वो देने पड़ते हैं। जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट है उस पर एप्लीकेबल नहीं होती है ये फ्री, वहाँ पर आपको हर बार ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो निकालना पड़ता है। अब आपको ये पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि उस टाइम पे आपके पैसे नहीं कटते हैं, बाद में आपको 5 रुपये का, 7 रुपये का, 10 रुपये का एक मैसेज आता है उस ट्रांजेक्शन में। ठीक है, इस वजह से। दूसरा, बैंक ओन एटीएम एट एनी लोकेशन और ट्रांजेक्शन एट एनी अदर एटीएम एट मेट्रो स्टेशन। मतलब ये तो पुराने पॉइंट हो गए। अब तो देखो, बैंक के अंदर अपना एटीएम होता है, हर बैंक का अपना एटीएम होता है, देखा होगा आपको, हर बैंक के अंदर या बिल्कुल बगल में उस बैंक का एटीएम होता है। तो वो बैंक वाले में भी करवा सकते हो, वो तो फ्री है। लेकिन सपोज करो आपका अकाउंट यूनियन में, अब वहाँ पे पीएसबी का एटीएम लगा हुआ है, तो आप पीएसबी के एटीएम से क्या कर सकते हो? अमाउंट है वो निकलवा सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? उस अमाउंट को आप क्या कर सकते हो बेटा? यू कैन विदड्रॉ। उस अमाउंट को आप क्या कर सकते हो? विदड्रॉ कर सकते हो। मिल जाता है आप लोगों को, रोड पे एटीएम मिल जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे मिल जाते हैं, हर जगह पर आप लोगों को एटीएम बने हुए हैं। ठीक है, की ऑब्जर्वेशन को देखो, पिछले 2 साल के दौरान अगर आप खुद की स्पेंडिंग को चेक करो, या खुद का जो भी आपकी, तो उसको अगर आप चेक करते हो तो उसमें ज़्यादातर जो अमाउंट है वो आपने ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन की। तो इस वजह से अब ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, अगर आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो जाए, होता है ना कई बार मशीन के, लगा दी थी ना, वो वापस ही ले लिया सरकार ने 2000 के नोट, कि हम तो वापस ले रहे हैं। लोगों को एक लिमिट होती है कि वो 7 दिन के अंदर वर्किंग डे में आपका पैसा आ जाना चाहिए। अब तो 48 घंटे में आ जाता है। अगर वो पैसा बैंक नहीं देता है तो जितने दिन लेट करेगा हर दिन के हिसाब से आप लोगों को 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर वो पैसा 10 दिन लेट होता है तो बैंक आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा। क्या करेगा? बैंक आप लोगों को 1000 रुपये एक्स्ट्रा की पेमेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? अभी तो वैसे साथ ही साथ हो जाता है यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एटीएम अभी ये टाइप्स हैं, इसमें आगे पढ़ेंगे। वाइट लेवल एटीएम, क्या बोलते हैं? वाइट लेवल एटीएम बोलते हैं। लेकिन अगर आपने कंप्लेंट 30 दिन ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं करवाई है तो फिर आप उस पैसे के लिए बैंक को नहीं बोल सकते। तो समझ रहे हो ना, आपको बैंक में कितनी देर में बतानी पड़ेगी के अंदर कंप्लेंट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग आर कॉल्ड वाइट। तो ये बैंक खुद इसको ओन नहीं करता है, ये थर्ड पार्टी के द्वारा क्या किए जाते हैं? ओन किए जाते हैं। नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटेड आर ऑथराइज्ड अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 और आरबीआई के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। एक्ट कौन सा? 2007 का। हाउएवर वाइट लेवल एटीएम्स एक्सेप्टेंस ऑफ कैश डिपॉजिट इज नॉट परमिटेड एज प्रेजेंट। भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, निकलवा सकते हैं। ब्राउन लेवल क्या होते हैं? हार्डवेयर एंड लीज ऑफ एटीएम इज ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर बट कैश मैनेजमेंट एंड कनेक्टिविटी। मतलब
जिस बैंक का है, कैश की और कनेक्टिविटी की जिम्मेवारी किसकी होगी? बैंक की होगी। इधर तो बैंक की भी नहीं होगी, ये पूरे का पूरा ओन्ड, ऑपरेटेड, कनेक्टेड सब कुछ है, ये थर्ड पार्टी के द्वारा होता है। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया जहां पर पैसा और कनेक्टिविटी बैंक की होगी और जो बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइड, एटीएम मशीन प्रोवाइड करना या जो भी उसका बाकी चीजें प्रोवाइड करनी है, किसका है? वो थर्ड पार्टी के द्वारा प्रोवाइड किया। वाइड लेवल में बैंक का कुछ नहीं है, नॉन बैंकिंग एक कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है? वो एटीएम है, वो उसकी सर्विसेज है, वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। उसकी जो सर्विसेज है वो आप लोगों को क्या की जाती है? प्रोवाइड की जाती है। ऑन साइट एटीएम, ऑफ साइट एटीएम और वर्क साइट एटीएम। अब ये सिंपल है। ऑन साइट का मतलब होता है जो बैंक के बगल में होगा या बैंक के अंदर ही होता है, ठीक है? समझ रहे? ब्रांच के अंदर हर ब्रांच का एक एटीएम होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ऑफ साइट होते हैं जो बैंक के आसपास नहीं होते हैं, वो दूसरी जगह पर रोड पे होगा या मॉल वगैरह पे होगा। और वर्क साइट होता है जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, उन्होंने अपने एटीएम लगा रखे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। वर्क साइट एटीएम में जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन्होंने अपने खुद के प्रीमाइजेस में क्या कर रखा होता है? जो ये जो लगा रखे होते हैं, ऑफिस वगैरह बना रखे। क्रेडिट कार्ड, देखो क्रेडिट कार्ड क्या मतलब क्या है? देखो अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें समझ लीजिए। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में देखो पहली बात तो जिस बैंक की नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ वही क्रेडिट कार्ड है वो इशू कर सकता है। आप क्रेडिट कार्ड अपने लिए इशू करवा सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक लिमिट होती है, मतलब आप एक तरीके से उधारी ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड का मतलब कि आपके अकाउंट के अंदर अगर पैसा नहीं भी है तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप क्या कर सकते हो? उतने अमाउंट तक खर्चा कर सकते हो। हर महीने आप लोगों को एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो असाइन होता है, उतना आप खर्चा कर सकते हो। और इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने पहली बार क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट है वो दिया। ये ज्यादातर लोग शॉपिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, इवन कि ईएमआई वगैरह के केस में भी यूज करते हैं, ठीक है? ताकि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो आपकी ईएमआई की जो किस्त है वो ना टूटे, लेकिन पैसा वो आपसे ही वसूल करें, ठीक है? पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा ना। और इसके लिए आपको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ होनी चाहिए। अगर आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ है तो ही आप एटीएम क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है वो इशू कर सकते। समझ रहे हो ना? इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपके पास जितना पैसा है आप उससे ज्यादा ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी दे रहे हैं आप। समझ रहे हो ना? ये आप लोगों को एक ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी दे रहे हैं। दे आर जस्ट गिविंग यू द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। सिर्फ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं। हाँ जी, बैंक की नेटवर्क है वो 100 करोड़ होनी चाहिए। अब आता है डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड तो आप लोग सब इस्तेमाल करते हो, सिर्फ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं। हाँ जी, बैंक की नेटवर्क है वो 100 करोड़ होनी चाहिए। अब आता है डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड तो आप लोग सब इस्तेमाल करते हो। डेबिट कार्ड वो होता है जो आपके अकाउंट के साथ लिंक होता है। इसमें आप उतना ही खर्चा कर सकते हो जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं। इसको आप एक्चुअली में इसको एटीएम यूज करते हैं, इसको हम एटीएम बोलते हैं। और इसके अंदर आपके पास 10 लाख है तो आप 10 लाख का 10 लाख भी खर्च कर सकते हो, ठीक है? तो ये डेबिट कार्ड हो गया, समझ आया? क्रेडिट कार्ड जिसमें आपकी एक लिमिट होती है, लेकिन डेबिट कार्ड में आपके पास जितना पैसा है आप वो सारे का सारा क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो, जितना भी पैसा है। मतलब अगर आपके पास, मतलब बस ये है कि उसको ऑनलाइन तो जैसे 5 लाख रुपए तक एक टाइम पे पेमेंट कर सकते हो। और जब हम कैश निकलवाते हैं ना तो उसमें भी थोड़ा सा क्या होता है कि कुछ जैसे प्रीमियम वाले होते हैं उसमें 50,000 होता है और कुछ में 1 लाख रुपए तक आप क्या कर सकते हो? एक दिन में विदड्रॉ कर सकते हो। तो ये लिमिट्स वगैरह हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, ठीक है? अब इसका एक बेसिक डिफरेंस समझ लो। जब पूछ रहे हो, मुझे लगा बता रहे हो, अगर कुछ पूछते हो ना तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो, समझ रहे हो ना? मुझे तो यही लगता है कि आप मुझे बता रहे हो। मैंने कहा इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं था जितना आप मुझे दे रहे हो, है ना? इतना ज्ञान तो हमें भी नहीं है जितना आप हमें दे रहे हो। तो इस वजह से चीजें कई बार वो समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस वजह से चलो देखो, डेबिट कार्ड का मतलब डिडक्ट मनी डायरेक्टली फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट ऑफ योर करंट अकाउंट। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें छोटा सा बच्चा था, वो कोई बोल रहा था, बोला मेरे बटुए की हालत एकदम से प्याज ऐसी हो रखी है, जब भी देखता हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना? तो
कुछ लोगों के एटीएम की हालत भी ऐसी होती है कि एटीएम की हालत ऐसी है सर, इतना ही पैसा है कि बस बैलेंस देख के ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस बैलेंस देखते हैं ना तो उसमें आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई इतना अमीर तो नहीं हूं मैं, इतना अमीर तो नहीं हुए ना, ये सोचते हैं भाई इतना अमीर कौन होता है। अकाउंट में 117 रुपए 35 पैसे, 35 पैसे सर 117 छोड़ो सर, 35 पैसे पे ध्यान दो सर, 35 पैसे पे ध्यान दो, टेंशन मत लो। आप मेहनत करोगे ना बेटा बहुत पैसा है। मैंने आपको ये बात बता दी, इस बात को ना मेरे को याद रखना है, इस बात को याद रखना, मेरी ना और सारी बातें भूल जाना जिंदगी। अगर आप पैशनेट हो किसी भी चीज के लिए, आप उस फील्ड में अपना बेस्ट देते हो, आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी टाइम पे हमारे अकाउंट की हालत भी ऐसी ही थी जो आपकी है इस टाइम पे, लेकिन उसको चेंज करना भी आपके हाथ में, और ये सिर्फ पैशन से होगा, किसी जॉब से नहीं होगा, कोई पार्ट टाइम जॉब से या कुछ भी ऐसी चीज। तुम अपने पैशन के बिना जिंदगी में पैसा नहीं कमा सकते, इस बात को समझ लो। जो काम तुम कर रहे हो, अगर तुम उस काम को लेके संतुष्ट नहीं हो, तुम्हें उस काम से खुशी नहीं मिलती, तो वो पैसा तुम्हारे पास रुकेगा ही नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, याद रखिएगा इस बात। ये क्या, अलाउ यू टू बोरो फंड्स टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। योर सेविंग बैंक अकाउंट का करंट, ये करंट अकाउंट से होता है। क्रेडिट एक्सटेंडेड टू यू बाय योर क्रेडिट कार्ड इशू, जिसने भी आपका क्रेडिट कार्ड इशू किया, इट गिव्स यू एक्सेस टू मनी यू अदरवाइज डू नॉट हैव, लाइक अ वेरी शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, शॉर्ट टर्म का लोन दे दिया। यू कैन ओनली स्पेंड एज मच एज यू हैव। तो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, 20 लाख है, मैं तो बोलता 50 लाख हो, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ हो जाए आपके अकाउंट में, तो वो सारे का सारा आप एक ही दिन में उड़ा सकते हो। लेकिन ये कैन स्पेंड मोर देन व्हाट यू हैव, मतलब आप जितना है वो तो खर्च कर सकते हो, उससे ऊपर भी आपको 1000, 500, 2000, 10,000 की लिमिट है, वो महीने की मिल जाती है। यू पे फॉर योर परचेज। अब इसमें क्या करते हो, खुद पे करते हो। यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपके बिहाफ पे क्या करती है, पे करती है, और इसमें आपको अपनी क्रेडिट वर्दीनेस भी साबित करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना। आपको ऐसी क्रेडिट कार्ड नहीं इशू हो जाएगा। अगर आप पास्ट में कोई डिफॉल्टर रहे हो तो फिर थोड़ी, तो फिर एटीएम देने से भी डरेंगे आपको, तो क्या है एटीएम से इसके पैसा नहीं है और इसको डेबिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए। यस, इसकी बेटा लिमिट मंथली होती है। देयर इज नो बिल और स्टेटमेंट। देखो डेबिट कार्ड का कोई बिल नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारा पैसा है ना, तुम्हारा पैसा है। इधर है ये, यू गेट अ बिल और स्टेटमेंट ईच मंथ विद इट विद द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि भाई जो पैसा ले रहे हो वो वापस भी तो करना है। तो हर महीने 10,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट, 12 महीने तक सर 1,20,000 उड़ा दिया बेटा। 1,20,000 का ना 2 लाख निकाल लेंगे तुमसे, वसूली भाई भेजेंगे तुम्हारे घर पे। देयर इज नो पेमेंट दैट नीड्स टू बी मेड सिंस यू आर यूजिंग योर ओन मनी। तो डेबिट कार्ड में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता, मतलब थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन फीस जो होती है, लेकिन अ बिल नीड्स टू बी पेड ईच मंथ सिंस इट इज अ बॉरिंग। इसमें आपको हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। एनुअल फी एंड पिन रीजनरेशन फीस आर एप्लीकेबल। क्रेडिट कार्ड है मल्टीपल फी ऑप्शन इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस, लेट फीस, बाउंस चेक सब। जैसे होता है आपको पता है आपका चेक बाउंस हो जाए, तो सिर्फ चेक बाउंस नहीं होता बेटा, तुम भी बाउंस हो जाते हो। पता आपका चेक बाउंस हो गया तो कितने महीने की सजा, 6 महीने की। चेक तो बाउंस हुआ ही हुआ, तो तुम बाउंस होने वाले हो वो अलग बात है। तो इस वजह से किसी को चेक वैक काट के दे रहे हो तो पहले अपना अकाउंट चेक कर लियो। 10 लाख का चेक काट दो, अकाउंट में 117 रुपए हैं, तो बेटा 117 रुपए में तो तुम्हारी बेल भी ना होगी इस वजह से। तो चेक बाउंस हो जाए तो उसमें क्रेडिट कार्ड का जो सीन है वो अलग से खर्चा, मतलब जो सामने वाला आप पे एक्शन लेगा वो तो लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं वो भी आपसे क्या करेंगे उसका, जिसमें आप कुछ पैसा सेव कर लेते हो ना, और उसको शॉपिंग वगैरह पे जो छोटी छोटी पेमेंट्स होती है ना, पेटी कैश, उसके लिए यूज करते हैं। ऑफन यूज टू ट्रैवलर टू कैरी हॉलिडे मनी एंड एनी और विदाउट नॉर्मल अकाउंट। जैसे अभी आता है ना आपका नॉर्मली, जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हो ना तो वहाँ पे होता है, मेट्रो कार्ड बोल सकते हो। फॉरेन कंट्री में जाते हो, जैसे अभी हम जब दुबई में गए थे तो वहाँ पे भी हमने एयरपोर्ट से ये कार्ड लिया था, प्रीपेड कार्ड। उसके अंदर हमने कैश क्या करवा लिया था, डिपॉजिट करवा लिया था। वो बैंक के साथ नहीं था, वो कैश है, वो कैश दे दिया तो वो कैश उसमें डिपॉजिट हो गया। फिर उस कार्ड को हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे जैसे मेट्रो में गए या
बुर्ज खलीफा में गए या फिर जो मिराकल म्यूजियम में गए, कहीं पर भी गए तो वहां पर क्या कर सकते हैं, उसको उससे खर्चा कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड, ये स्मार्ट कार्ड भी आपका एटीएम कार्ड ही है, बस इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दी जाती है। ये वो वाली चिप नहीं है जो 2000 के नोट में थी, देखा 2000 के नोट के टाइम पे कैसे टीवी पे एंकर लगे थे, 2000 के नोट में एक नैनो चिप लगी। ओ भाई वापस ही ले लिया सारे 2000 के नोट, नैनो चिप शायद ज्यादा लगा दी थी ना, वो वापस ही ले लिया सरकार ने 2000 के नोट की, हम तो वापस ले रहे हैं। तो ये होता है वहां पर जो स्मॉल परचेज के लिए यूज किया जाता है, और ये ऐसे टच करके ही क्या हो जाता है, यूज कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। कोई आइडेंटिफिकेशन, पेमेंट ऑथराइजेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ परचेज डिडक्टेड फ्रॉम, जो आप करते हो ना वहाँ पे पेट्रोल पंप पे, देखा होगा आप लोगों ने, जिन लोगों ने अपने घर पे वो मशीनें रखी हुई होती है ना स्वैप वाली, तो ये वो वाला कार्ड होता है स्मार्ट कार्ड। ठीक है, स्वैप मशीन में स्मार्ट कार्ड का क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। फास्ट टैग, यस, एटीएम पेटीएम वगैरह जो फास्ट टैग वगैरह आता है, आप लोग किसी टोल पे जाते हैं तो वहां पर को ब्रांडेड कार्ड। अब ये को ब्रांडेड कार्ड होते हैं जहां पर दो अलग अलग ब्रांड्स इकट्ठे हो जाते हैं एक कार्ड में, ताकि देखो जैसे सिटी बैंक gives you the benefit of Citibank credit card along with special discount on Time Music assets, free entry to Time Music event। समझ रहे हो, जैसे इंडियन ऑयल और एचडीएफसी ने आपस में हाथ मिलाया हुआ, तो ये जो बैंक, ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड है रविशंकर जी का, ये इंडियन ऑयल का कार्ड है या एचडीएफसी बैंक का है? कुछ तो बोलेंगे सर इंडियन ऑयल का है, यही ये एचडीएफसी का कार्ड है, क्योंकि कार्ड बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। लेकिन अब ये किसी पेट्रोल पंप पे जाएंगे ना, तो वहां पर इनको कुछ डिस्काउंट वगैरह इस कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो हो सकता है पेट्रोल में 1-2 रुपए लीटर का इनको क्या हो जाए, पेमेंट में इनको वो मिल जाए, ठीक कि थोड़ा सा डिडक्शन मिल जाए कि ठीक है कोई बात नहीं, सही इंसान हो, क्या हो तुम सही इंसान हो, क्यों तुम्हारी बात पे भरोसा करें कि तुम सही इंसान हो। जरा तो रुपए कार्ड, अब ये इंडिया वाला है, रुपे कार्ड इज द इंडियन वर्जन ऑफ कार्ड, और ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा इसको 2012 में लॉन्च किया गया था। 2012 में इसको क्या किया गया था, इशू किया गया था। रुपे प्राइमरी प्रोवाइड डेबिट कार्ड होता है, ठीक है, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास भी रुपी है वैसे तो ये सिर्फ इंडिया ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि इससे आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, वो आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। आपकी जो ऐप होती है, उस ऐप के अंदर जाके आप इसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, फिर ये आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी क्या कर सकते हो, यू कैन यूज इट, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये होता है दूसरा रुपए कार्ड। ये देखो इसका जो डेटा वगैरह वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया है वो डोमेस्टिक पेमेंट, मतलब इस इंडिया से पहले 5 देश थे ऐसे जिन्होंने अपना पेमेंट गेटवे सिस्टम बना रखा है। आप लोगों ने देखा होगा रेजर टाइप पेमेंट होता है, रेजर टाइप पेमेंट होता है, जब पेमेंट होता है बिल डेस्क भी बोल देते हैं, बिल वो भी आगे पढ़ेंगे। बिल डेस्क होता है जहाँ पर किसी भी तरीके का जो बिल होता है वो आप एक ही जगह पर, कोई बिजली का बिल हो, कोई घर का बिल हो, हर तरीके। हाँ ये डेबिट ही होता है बेटा, ठीक है, ये डेबिट कार्ड ही होता है। तो ये ठीक है, तो ये रुपे कार्ड है वो इंडिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड, अब ये क्या है, इसके अंदर कैश क्रेडिट और टर्म क्रेडिट दिया जाता है। 1998 में एक किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 1998 में। वन ऑफ द इनोवेटिव क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म टू मीट द प्रोडक्शन क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर इन टाइम एंड हैसल फ्री मैनर, जहाँ पर वो क्या करते हैं, लोन देते हैं। क्रेडिट कार्ड जो जिसके पास ये मतलब होता है उसको सरकार के द्वारा कुछ रिलीफ हो गया या कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। और ये एक बार आपने क्रेडिट जो कार्ड बना लिया तो कितनी देर के लिए वैलिड होता है, ये 5 इयर्स के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। कितनी देर के लिए वैलिड होता है बेटा,
5 साल के लिए वैलिड होता है, मतलब 5 साल के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। The scheme is under implementation of entire country by the vast institutional credit framework involving commercial bank, RRBs और cooperative। तो इसको implement करने के लिए सारी जो चाहे वो RRBs हो, चाहे वो NABARD हो या जो कुछ भी हो, वो सब ये इसको बढ़ाने में क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। सो ये वही है 1999 के जो उस टाइम पे यशवंत सिन्हा थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। नाबार्ड है वो इसका मॉडल लेके आया, क्योंकि देखो जितने भी हमारे आरआरबी किसके अंडर आते, आरआरबी भी नाबार्ड के अंदर ही आते, किसके अंदर आते, नाबार्ड के अंदर आरआरबी आती, किसके अंदर आरआरबी आती है, नाबार्ड के अंदर। तो नाबार्ड एक मेन कमेटी है और ये जो बनाया गया था तो वो आरबी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया। तो 2 तरीके का लोन है वो इसमें मिलता है। कैश क्रेडिट होता है वो किसके लिए होता है, वो शॉर्ट टर्म, समझ लो ना, जो 12 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करनी होती है, पेमेंट, समझ लो, कैश की फॉर्म में। तो आप इससे याद रख सकते हो, नॉर्मली जहाँ पर वर्ड कैश आ जाता है तो वहाँ पर हम इसी तरीके से यूज करते हैं कि भैया ये लिक्विड एसेट्स है, तो लिक्विडिटी है वो लिक्विड एसेट्स है। तो लिक्विड एसेट्स कितनी देर में, 1 ईयर। तो 12 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको वो क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। 12 महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न करना होता है। लेकिन जो टर्म लोन होता है, टर्म का मतलब क्या होता है, पीरियड। टर्म का मतलब होता है पीरियड। अब पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक लंबे समय के लिए, एक लंबे पीरियड के लिए, 5-6 साल के लिए आप लोगों को वो लोन है वो दिया जाता है और फिर आपको बोला जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उसको क्या कर सकते हो, जैसे कोई लोन ले लेते हैं ना लंबे समय के लिए, तो उसको पे करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा। देन आता है पीओएस, बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। अब ये वो मशीन्स होती हैं जो आप लोग मॉल्स वगैरह में देखते हैं। मॉल्स वगैरह में होते हैं ना, वो स्कैन करते हैं ऐसे ऐसे करके, स्वैप करके वहाँ पर आप पेमेंट करते हो। वो वाली जो स्कीम्स होती हैं, इसमें आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों ही क्या कर सकते हो, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन जो भी आपका डेबिट कार्ड का पिन होता है उसको, ये नॉर्मली वो दुकानों वालों ने रखी जब कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे नहीं, ये क्या हुआ था, नोटबंदी के टाइम पे, नोटबंदी के टाइम पे, मतलब आप लोग देखोगे सब्जी वाले भी ये मशीनें रखी हुई हैं, जो सब्जी वाले हैं, ये रेडी वाले हैं, सब ने ये मशीनें रखी हुई हैं। कौन इतने छुट्टे पैसे रखेगा, सीधा कार्ड स्क्रैच करो और जो भी आपकी पेमेंट है वो कर दो। और काफ़ी फैसिलिटी है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप मैकडी में चले जाओ, आप KFC में चले जाओ, पिज़्ज़ा हट में चले जाओ, वरिष्ठ में कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह पर आप लोगों को ये POS मशीन है वो मिल जाती है। वो आपसे पूछते हैं ना सर कैश और कार्ड है ना। जैसे मेरा दोस्त बोले कि एक बार हम ये ट्राई करके देखते हैं कि वरिष्ठा में चलेगा, बोला मैं यहाँ पे आता, तो उसी ने था, हम तो बस बैठ गए एकदम से ऐसे, तूने सही चाह जब कार्ड और कैश बोलेगा कहीं पे भी मिलने जा, और मैं दिक्कत ये EETPOS, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल, ये भी सेम यही है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड टर्मिनल एट पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, वही सेम टू सेम। MDR इज अ कैप फॉर डेबिट कार्ड बट नॉट फॉर क्रेडिट कार्ड। ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ डेबिट कार्ड पे मिलती है। 2012 से RBI कैप द MDR फॉर द डेबिट कार्ड एट 0.7% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर वैल्यू ऑफ 2000 and 1% मोर देन 2000। फॉर क्रेडिट कार्ड MDR वेरीज फ्रॉम 0.5% और 2%। मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता है, और फिर आप जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज है उसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो। मुझे आता नहीं है ना, मुझे सिखा दो तो मैं बना के पी लिया करूँ। ये काम कैसे करता है, कंज्यूमर परचेज गुड्स फ्रॉम ग्रोसरी और रिटेल शॉप, ठीक है, जैसे मैं गया, मैंने किसी ग्रोसरी से या किसी रिटेल शॉप से मैंने क्या किया, मैंने कुछ सामान खरीद लिया, तो मैंने क्या किया, कंज्यूमर पेज फॉर द गुड्स यूजिंग अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मर्चेंट यूजेस अ POS डिवाइस टू फैसिलिटेट पेमेंट, बैंक चार्जेस MDR। तो एक्स्ट्रा पेमेंट किसकी, कहां से कट रही है, बैंक, जिसका वो ATM है, जिसका वो डेबिट कार्ड है या जिसका वो क्रेडिट। देन आता है MICR। MICR क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये तो चेक का नंबर पढ़ने का एक टेक्निक है। एक कोड होता है MICR,
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ये कहाँ पर होता है? ये होता है आप लोगों का बैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर होता है? ये बैंक्स में होता है, क्योंकि देखो बैंक में हर रोज हजारों चेक आते हैं। क्या आते हैं? हजारों चेक आते हैं। और जो चेक होता है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो उस चेक के अंदर यहाँ पर ना ऐसे ऐसे छेद सुराख किए हुए होते हैं, ऐसे ऐसे सुराख से किए होते हैं, गलियां निकाल रखी होती है। तो आप ऐसे पढ़ने भी लगोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो उसको रीड करने के लिए MICR जो ऐप है उसको, जो MICR ये जो डिवाइस है उसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसके 9 डिजिट्स होते हैं, ठीक है? कितने डिजिट्स होते हैं? 9 डिजिट्स होंगे। 9 डिजिट्स होंगे। जो पहले 3 डिजिट्स होते हैं वो उस सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट 3 डिजिट्स है वो बैंक कोड को, और लास्ट 3 कोड है वो बैंक के ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सारे ही न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है? जैसे जो आपका IFSC कोड वगैरह होता है ना, उसमें न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक दोनों होते हैं। ये सिर्फ न्यूमेरिक कोड होता है। तो टोटल 9 हो गए, पहले 3 सिटी के लिए, अगले 3 बैंक का, और तीसरा बाकी के 3 है वो किसके हो गए? जैसे ये देखो ये है, तो 110 किसका कोड हुआ? ये सिटी का, जो कि दिल्ली है। 211 है जैसे ये एक्सिस बैंक है। और जो तीसरा 004 है ये उसकी जो डिफेंस कॉलोनी की ब्रांच है उसको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफेंस कॉलोनी की जो ब्रांच है उसको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफेंस कॉलोनी की ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? देन आता है आपका IFSC। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी के अकाउंट में पैसा डालना चाहते हो, उसके बैंक डिटेल, उसने आपको सिर्फ बैंक का नंबर दे दिया और IFSC कोड नहीं दिया, तो आप उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, नाम की भी नहीं होती वैसी, बेसिकली आपको बैंक अकाउंट और IFSC कोड की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हो तो आप पेमेंट है वो क्या कर सकते हो? सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यू कैन इजीली ट्रांसफर द पेमेंट। So the payment settlement such as NEFT, National Electronic Fund Transfer, RTGS, Real Time Gross Settlement, और Centralized Fund Management System and use IFSC कोड। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो बैंक से रिलेटेड, जहाँ पर बैंक अकाउंट की बात होगी, वहाँ पर आप लोग IFSC कोड इस्तेमाल करोगे ही करोगे। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये RBI के द्वारा बनाया गया था। अब ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। कौन सा? अल्फा न्यूमेरिक, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, ABCD भी आ जाता है, और इसमें नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये कितने का होता है? ये 11 का होता है। तो जो पहले 4 होते हैं ये एंटिटी, मतलब जिस बैंक की बात हो रही है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो 5th पोजीशन होता है वो 0 होता है, ताकि अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो, मतलब समझ रहे हो ना? और जो लास्ट 6 होते हैं वो ब्रांच की आइडेंटिटी होती है, समझ रहे हो ना? जैसे ये जो 000438 है, तो ये ब्रांच है, बैंक की ब्रांच है, और ये आगे के जो 4 है ये बैंक का नाम है, और बीच की जो 0 है ये डिफॉल्ट होगी। मतलब आपके IFSC कोड का जो 5वां लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर ब्रांचेस बढ़ जाती हैं या इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो इसको इजीली क्या किया जा सके? इस्तेमाल किया जा सके। इट इज फॉर फ्यूचर यूजेज ओनली। किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? फ्यूचर यूजेज ओनली। इसको इन फ्यूचर इस्तेमाल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है? फ्यूचर के लिए हम इसका क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आता स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड का एंटिटी मतलब बैंक। स्विफ्ट कोड है ये आप जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। ये आपका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो आता स्विफ्ट इस्तेमाल करने के लिए हम इस एंटिटी मतलब दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं इसको? ISO। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है। और स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? पेपर में पूछी गई थी। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। PYQ में काफी बार पूछा गया है स्विफ्ट कोड। Okay, so SWIFT codes are used when transferring money between banks, particular from international wire transaction. तो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शन होती है ना बेटा, वो वायर ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो हमारी YouTube की अर्निंग है वो कहाँ से आती है? वो US से आती है। तो वो जो ट्रांजेक्शन आती है वो वहाँ पर जो हमारी बैंक की डिटेल गई हुई है, तो वहाँ पर
HDFC का जो IFSC कोड है उसके साथ साथ हमें स्विफ्ट कोड भी अपलोड करना पड़ता है। वहां पर IFSC के थ्रू नहीं पेमेंट होगी। IFSC कोड के थ्रू आप सेम कंट्री में पेमेंट कर सकते हो। इंडिया से इंडिया में पेमेंट करनी है तो वो आपकी IFSC कोड के थ्रू हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर पेमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन से कोड की जरूरत पड़ेगी? स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। और इसके थ्रू जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो वायर ट्रांजेक्शन हो। कौन सी होंगी? वायर ट्रांजेक्शन। मेरा स्विफ्ट कोड नहीं है बेटा, मेरे बैंक की ब्रांच का स्विफ्ट कोड होगा। ये बैंक की तरफ से होता है ना, जैसे IFSC कोड मेरा थोड़ी हुआ, वो बैंक का हुआ ना। तो अब अगर आप जाके बैंक से पूछो कि आपका मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए तो वो आपको दे देंगे। पूछेंगे कि क्यों चाहिए तो आप बता दीजिए कि कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। तो वो जैसे मेरे को एक बार बैंक वालों ने बुला लिया था, बोले सर आपके ट्रांजैक्शन, आपका बैंक अकाउंट बड़ा स्पेशल है। बोला इंडिया में से तो इसमें पैसा ही नहीं आ रहा, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी वायर ट्रांजैक्शन है। मैंने कहा तो ऐसे छोटे मोटे लोग थोड़ी हैं। मैंने कहा आपने समझ क्या रखा है मेरे को? क्योंकि उस अकाउंट में मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता, वो मेरा पुराना अकाउंट है, कॉलेज स्टूडेंट अकाउंट था। तो बोले सर ये स्टूडेंट अकाउंट है, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करवाओ। मैंने कहा ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। इसमें पहले जो 4 लेटर होते हैं वो सिर्फ बैंक कोड होता है, फिर ये वाले जो होते हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है, फिर ये लोकेशन हो गया, ये ब्रांच को, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले वाला जो IFSC कोड है ना, ये वाला, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज, बाकी किसी का स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, IFSC कोड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। बाकी किसी का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा ये याद रख लीजिए कि कितने लेटर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, ठीक है। ये देखो इधर एक लिस्ट दी हुई है, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे IFSC है उसके 11 होते हैं, MICR के 9 होते हैं, स्विफ्ट के वैसे 8 भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम लिखा हुआ है तो 11 होते हैं। पैन है उसमें 10 होता है। जो UID है, आधार है जिसको, उसमें 12 होते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है उसमें 12 होते हैं। पिन है वो 6 नंबर का होता है। CIN जो चेक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो 7 का होता है। और BIC बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड कितने का होता है? 8 का होता है। एटलीस्ट आप लोगों को ना 2 चीजें याद होनी चाहिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड आपका पैन नंबर और आपका आधार नंबर। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है जी। आपको अपना पैन नंबर और आपका आधार नंबर एटलीस्ट याद होना जरूरी है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कई बार जरूरत पड़ जाती है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट कोड्स हैं, कितने डिजिट्स के होते हैं वो वहां से क्वेश्चन कभी बार भी बन जाता है। देन आता है, ये आता है BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा? जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में इस सिस्टम को क्या किया गया था? इंप्लीमेंट किया गया। अब इसका मीनिंग क्या है? ये इसके अंदर वर्ड आ रहा है बिल। किसकी बात हो रही है? बिल पेमेंट। तो बिल पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला हुआ है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप किसी भी तरीके के बिल की पेमेंट कर सकते हो, किसी भी मेथड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, IRTGS, IMPRTS इसको नहीं होगा, IMPS, कोई भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको बता रहा हूं, सबसे सेफ मेथड पेमेंट डेबिट कार्ड का कम से कम इस्तेमाल करो। अगर डेबिट कार्ड के बिना गुजारा नहीं होता अदरवाइज सबसे पहले ये चेक, वो हर जगह पे होता है, या तो UPI को यूज करना है या फिर QR कोड को यूज करना है। कभी भी अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल किसी भी वेबसाइट पे अपलोड नहीं करनी, कितनी भी ट्रस्टवर्दी है। याद रखिएगा, पेमेंट करनी है, किसी को भी करनी है तो बोलो UPI दे दो और QR कोड दे दो, UPI दे दो, QR कोड दे दो। हर किसी के पास होता है। अब तो आपको पता है यूनिवर्सल है, उसका पेटीएम का QR कोड है, तुम अपने गूगल पे से पेमेंट कर दो, उसका गूगल पे का तुम पेटीएम से कर दो, तो यूनिवर्सल हो रखा है ये सिस्टम, ठीक है। तो आपको जो व्हाइट लाइंस होती हैं, जो हमारा आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, NPCI, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, बारकोड प्रोडक्ट पे होता है। जैसे कोई बुक होती है ना, यहाँ पर कोई बुक है तो
ये होता है ना बार कोड, जैसे ये दिया हुआ ना बार कोड, तो आप इसको स्कैन करोगे तो इसमें आपको जो सारी डिटेल है वो निकल के सामने आ जाएगी। और इसमें ये जो ब्लैक है ना, ये इसको रीड नहीं करेगा, इसके बीच में जो व्हाइट लाइंस लगी हुई है ना, ये उसको रीड करेगा। क्लियर है? हाँ। सो एनपीसीआई है जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी बात की जाती है। वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, मेन अपेक्स बॉडी है, वो काम करता है। द बिगेस्ट एडवांटेज दैट बिल कैन बी पेड एनीवेयर और एनी टाइम। मुझे खुद भी याद है 2014 में मैं पढ़ाई कर रहा था, ऑब्वियस की बात है, तो अप्रैल का महीना था, इतनी गर्मी में 7 किलोमीटर साइकिल चला के जाओ, नहीं खाते रहते। BBPS सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की तो लॉन्च किया गया है, और मैं इस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा खुश। मेरे गूगल पे पे मेरे घर का बिजली का बिल, मेरे ऑफिस का बिल, मेरे इंटरनेट का बिल, पुराने घर का बिल, सारे बिल मेरे गूगल पे पे मेरे पास आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं फटाफट से 1 मिनट में मैं पेमेंट कर देता हूँ। दिमाग से टेंशन ही खत्म हो जाता, दिमाग से टेंशन ही खत्म। उसके लिए ECS एक सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो RBI के अंडर है ये। ECS is an electronic mode of payment received for transactions that are repetitive and periodic in nature। नॉर्मली देखा होगा आपने, जैसे आपने लोन लिया हुआ है तो लोन की पेमेंट आपकी हर महीने जा रही है, आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उसकी पेमेंट आपकी हर महीने जा रही है। तो जो इस तरीके की ट्रांजेक्शन है ना, बड़ी बड़ी बिजली का बिल हुआ जो कॉन्टिन्यूसली आएंगे, ऐसा तो नहीं कि साल में एक ही बार बिजली का बिल आएगा, हर 2 महीने में बिजली का बिल आएगा, हर महीने पानी का बिल आएगा, हर महीने TDS वगैरह कटेगा। तो जब इतनी सारी ट्रांजेक्शन हमें पता है कि हो रही हैं, तो उसके लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम RBI के द्वारा बनाया गया है, जिसको क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर बल्क में जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों खरबों चरबों जितनी ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए बनाया गया, ताकि ये जो ट्रांजेक्शन है ये स्मूथली हो सके। ये जो ट्रांजेक्शन है ये क्या हो सके, ये स्मूथली हो सके, कि लोगों को ये जो इन ट्रांजेक्शन में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो ना? ECS इज यूज्ड फॉर फास्टर पेमेंट एंड कलेक्शन। पेमेंट को फास्ट स्पीड से करने में, कलेक्शन में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर ईदर मेकिंग बल्क पेमेंट और फॉर बल्क कलेक्शन ऑफ। पेमेंट के लिए भी और कलेक्शन के लिए भी आप यूज करते हैं। अरे BBPC तो सिर्फ ये बिल के लिए है ना बेटा, ये तो सिर्फ बिल्स पेमेंट के लिए है, और ये ओवरऑल ट्रांजैक्शंस के लिए जो रिपीटेटिव इन नेचर। अब नेटफ्लिक्स है, वो बिल थोड़ी है आपका, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, लोन की किस्त जा रही है, आपने कोई FD कर रखी है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो वो चीज है इसका हिस्सा, दैट इज ECS, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक EMI जाती है आपकी हर महीने, वो भी इस सिस्टम के थ्रू ही क्या होती है, क्लियर की जाती है। इस सिस्टम के थ्रू ही उनको क्या किया जाता है बेटा, क्लियर किया जाता है। ठीक। और डेबिट का मतलब है कलेक्शन करना, ठीक है। डेबिट क्रेडिट तो समझते होगे, कॉमर्स के स्टूडेंट होने के बाद ये भी नहीं पता। डेबिट क्रेडिट तो समझते हो ना, गोल्डन रूल, सुनहरी रूल आते हैं सबको, सुनहरी रूल आते हैं सबको। कोई ऐसा बच्चा है जिसको सुनहरी रूल ना आते हैं? मुझे नहीं आते थे B.Com तक, आते ही नहीं थे, किसी ने पढ़ाया नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस फील्ड में खुद से नहीं आया था, मैंने शायद आपको पहले ही बताया था। मैं कॉमर्स में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था, मैं कॉमर्स में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था आने के लिए, शायद आप रिलेट कर पाओ। तो मैंने 9वीं में एक ऐसे स्कूल में एडमिशन ली जिस हमारी किस्मत भी ले, तो ICICI बैंक है, वो फर्स्ट बैंक इन कंट्री एंड अमंग द फर्स्ट फ्यू ग्लोबली टू एक्सचेंज एंड ऑथेंटिकेट रेमिटेंस ट्रांजैक्शन मैसेज एज वेल एज ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ट्रेड related to purchase
invoice, shipping, insurance, among others, electronically on blockchain in real time. So blockchain, जो blockchain टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने ट्रांजैक्शंस को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है, इंटीग्रेटेड सिस्टम कर दिया है। पेपर इंटेंसिव इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेस एज एन इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी पेपर ट्रांजैक्शंस होती थी, इंटरनेशनल लेवल की ट्रांजैक्शंस जो पेपर के थ्रू हो रही है, पेपर डील्स हो रही हैं, उनको खत्म कर दिया, सब ऑनलाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आपका एक होमवर्क देता हूँ, गूगल पे जाके ना, किसी भी वेबसाइट पे जाके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई आर्टिकल पढ़ लें, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्या करना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई भी एक आर्टिकल, बेसिक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये नॉलेज हो जाएगी। ये जो ट्रेडिंग वगैरह में इसको यूज किया जाता है, वही बता रहा हूँ। ये एक सिस्टम है, ठीक है, इट इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है जिसको इस्तेमाल किया जाता है बैंकिंग में, फाइनेंशियल कंपनीज में, सब इसका क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, ऑल आर यूजिंग इट, सब इसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है NEFT, IMPS और RTGS। अब ये मैं तीनों अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, अलग अलग आप लोगों ने पढ़ना है। मैं आपको तीनों का एक चार्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये खुद से पढ़ लेना क्या क्या है, मैं आपको चार्ट की हेल्प से तीनों को क्लियर कर देता हूँ। चार्ट देखते हैं। बात बोलते हैं कि यार RTGS करवा, क्लियर है, लेकिन निमोनिक बता। अब ऐसा मत बोल देना रिच ट्रांजैक्शंस मत बोल देना, सिर्फ तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ताकि बाकी के साथ कंपैरेटिवली आप इसको क्लैरिटी करो। और कहीं पेपर में जाके रिच लिखा हुआ तो उस पर टिक कर देना। मिनिमम जब 2 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन होगी, कितने रुपए की, मिनिमम भी जब 2 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन होगी, कितने की, 2 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन होगी, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए हम RTGS का इस्तेमाल। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बाकी। तो ये देखिए, नेफ्ट मिनिमम 1 रुपए पे भी कर सकते हो, IMPS में भी 1 रुपए से किया जा सकता है, लेकिन RTGS में कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू, यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। पहले ये 2 लाख होता था, अब कितना हो चुका है ये किसी को पता है? रिसेंटली RBI ने इसको चेंज किया, पता है किसी को? ये 5 लाख हो चुका है। ये कितना हो चुका है? ये 5 लाख हो चुका है। कितना हो चुका है? ये 5 लाख हो चुका है। रिसेंटली आई थिंक 2022 में इसका जो अमाउंट है उसको क्या किया गया था, चेंज किया गया। जो नेफ्ट है, इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है बैचेस में होती है। नेफ्ट मतलब सबके नाक पकड़ के ना एक साथ है, ऐसे याद रख सकते हो। और RTGS में 1-to-1 सेटलमेंट होती है, और IMPS में भी 1-to-1 सेटलमेंट होती है। नेफ्ट में बैचेस में ट्रांजैक्शन होती है। इस वजह से जो नेफ्ट की पेमेंट होती है उसमें टाइम लगता है। समझ लो आपने 10 लोगों का नाक पकड़ रखा है, तो जब तक सबका नाक नहीं छोड़ोगे सबको सांस नहीं आएगी। मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शन एक साथ होती है, मतलब इसमें टाइम लिमिट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा 24 घंटे लग जाते हैं कई बार ट्रांजैक्शन को होने में। तो सेटलमेंट है मिनिमम 2 घंटे तो लगते हैं। मतलब आपने अभी ट्रांजैक्शन की सपोज करो 7 बजे, तो हो सकता है पेमेंट 9 बजे तक, और यहाँ पर तो साथ ही साथ हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है। सर्विस है तो ये 24 घंटे होती रहती है, लेकिन क्योंकि RTGS है वो बैंक के थ्रू करवाते हो, बड़ी पेमेंट है तो ये डिपेंड करता है बैंक पे, 24 घंटे नहीं होता। हाँ, ग्रुप में बोल सकते, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, लेकिन IMPS इमीडिएट है। देखो इमीडिएट का मतलब ऑफलाइन तो नहीं होगा ना, इमीडिएट का मतलब क्या होगा, ऑनलाइन। अभी एक्शन है कि अभी का मतलब इमीडिएट जो पेमेंट है वो की जाए, तो इस वजह से ये ऑनलाइन है। इस वजह से यहाँ पर दोनों जगह पर ऑफलाइन ऑनलाइन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बैचेस में पेमेंट होती है, 72 घंटे भी लग जाते हैं पेमेंट में। IMPS इमीडिएट होती है तो साथ ही साथ हो जाती है, यहाँ पर कभी 30 मिनट लग जाते हैं, लेकिन RTGS में भी मोस्टली साथ ही साथ पेमेंट हो जाती है। ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। विदाउट डेटा RTGS कैसे पॉसिबल है? विदाउट डेटा मतलब क्या बोले, RTGS
फोन से भी कर सकते हो आरटीजीएस को, आपके फोन में भी पेमेंट का ऑप्शन होता है, उसमें आईएमपीएस तीनों ऑप्शन होती हैं, तीनों ऑप्शन होती हैं। आप आरटीजीएस करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 2 लाख होगा, तो आप आरटीजीएस कर सकते हो। समझ? ये जो है ये क्योंकि अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से याद करने की जरूरत नहीं है। जो आरटीजीएस होती है वो स्पीड में होगी दोनों। अच्छा, ये स्लो क्यों होती है? देखो इसके जो सारे पॉइंट सेपरेट है ना, उसका आप दिमाग में याद रखो। नेफ्ट से नाक पकड़ना है, नेफ्ट से क्या पकड़ना है? नाक। तो बैचेस में चीजें चल रही है तो धीमे चल रही हैं, धीमे चल रही हैं, इस वजह से स्लो स्पीड है। 30 मिनट से 72 घंटे भी लग जाते हैं। रिलायबिलिटी तीनों की है, ठीक है। आप आईएमपीएस करो, आरटीजीएस करो या फिर जो भी करो, आप लोगों को आपकी ट्रांजेक्शन है वो क्या होगी? सेफ होगी, सिक्योर होगी, ठीक है। आपको उसमें तो बैचेस नहीं समझ रहे। बैच का मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक साथ होती है, समझ रहे हो ना? एक टाइम पे निकाली जाती है बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक साथ। आपने कर दी दुनिया के, मतलब सपोज करो पूरे इंडिया में से 1 लाख ट्रांजेक्शन है, तो उनको एक साथ निकाला जाएगा। जब तक फिर आगे की 1 लाख नहीं होती है, वो तब तक उस लाइन में, उस क्यू में लगी रही, उस क्यू में लगी रही। ग्रुप ट्रांजेक्शन। ओके जी, समझ आ गया? तो ये तीनों, अरे यार फिर से वही बातें, बैचेस, बैच यार तुम्हें क्या बताऊं, अभी मैंने यही तो समझाया। बैचेस का मतलब ग्रुप में सेटल डाउन किया जाता है ट्रांजैक्शंस को। ऑफलाइन आप बैंक में जाके भी आरटीजीएस करवा सकते हो, आप बैंक में जाके भी आरटीजीएस करवा सकते हो। बैंक को बोला जाए कि ये आरटीजीएस करना है तो वो भी कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ वर्किंग डे पे करते हैं, नॉन वर्किंग डे पे नहीं कर सकते। लेकिन आप ऑनलाइन अपने फोन में कभी चेक करना, नेट बैंकिंग ऑन कर रखी है तो पेमेंट तो नहीं करना, लेकिन आप चेक करोगे तो वहां पर ये तीनों ऑप्शंस होती है। आईएमपीएस की भी होती है, नेफ्ट की भी होती है और आरटीजीएस की भी। यूपीआई जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहा है, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भी आपका एनपीसीआई के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, जिसमें आप इंटरबैंक रियल टाइम पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो स्मार्टफोन के थ्रू आपकी कोई आईडी होती है, सबसे सेफेस्ट है, बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो? ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था यूपीआई से, यूपीआई से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस बोल देते हैं जिसको, जिसमें आप आधार कार्ड की हेल्प से कुछ ट्रांजैक्शंस पता कर सकते हो। मतलब बैलेंस इंक्वायरी, कैश निकाल भी सकते हो, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो। 3 चीजें हैं। मतलब आप आधार का इस्तेमाल करके, आधार नंबर का इस्तेमाल करके आप अपना बैलेंस पता कर सकते हो, आप पैसे जमा करवा सकते हो और आप पैसे निकलवा भी सकते हो। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको, एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। लेकिन इसके लिए कंपलसरी क्या है? कंपलसरी वही है कि आपका बैंक, अब तो सब बैंक नंबर कंपलसरी कर देंगे, आपका बैंक अकाउंट है वो आपके आधार के साथ क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए। तभी आप इस फैसिलिटी का एडवांटेज ले सकते हो। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है तभी आप इसका फायदा ले सकते हो। अगर लिंक नहीं है तो फिर आप इसका फायदा नहीं ले सकते, अदरवाइज आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो इसमें the only input required for do the transactions IIN identifying the bank to which customer is associated, आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का। जैसे क्या होता है, आधार को लिंक करने के लिए फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, यस सर, फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना आपके, तो उसी तरीके से जो फिंगरप्रिंट्स है इसको क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। फिंगरप्रिंट्स के थ्रू क्या किया जाता है? पेमेंट है उसको कर सकते हैं। उसके बाद ये आती है, जिन लोगों के पास USSD बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा सर्विस, तो ये सिर्फ आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। ये इसके लिए आपका स्मार्टफोन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। सिम में तो आप अपने फोन पे जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर, आपके पास कोई छोटा फोन हो, कीपैड वाला भी है, तो उसमें आपके पास एक पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है। बैलेंस इंक्वायरी देखना चाहते हो, लास्ट ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो, इस वजह से। ठीक है, इकोनॉमिक्स बेटा हो चुका है, इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये वो वाला होता है, ये उन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी जो लोग ये जो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, वो लोग जिनके पास जो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते थे, उनके लिए इसको क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया।
ये वही सारी सर्विसेज होती हैं, इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके की सर्विसेज सब पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, फोन पे मैसेज आ जाता है। अरे यार ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने बैंक में आपके अकाउंट कितना है, कोई ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं हुई है, लास्ट ट्रांजेक्शन हुई है कितनी हुई है, बैलेंस कितना है, इस तरीके से नंबर होता है, वो बैलेंस चेक करने के लिए 2 दबाएं, ये फलानी चीज के लिए 4 दबाएं, तो ये इंक्वायरी की तरह इसको आप यूज कर सकते हैं। क्या जैसे फोन पे होता है ना ऑफर चेक करने के लिए कि अच्छा यार आज आइडिया पे कौन सा ऑफर चल रहा है, अच्छा यार 500 रुपए में आज इतना मिल रहा है, ऐसा में कस्टमर केयर सर्विसेज की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। और देन आता है हमारे पास नाच। नाच नहीं है, दिस इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये 2016 में इसको क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस विद एन एम टू कंसोलिडेट मल्टीपल ईसीएस। जो आपका ईसीएस सिस्टम है ना, मेरी प्रोफाइल में चेक करो बेटा, कोई सा भी कोर्स है तो वो जो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो हमारा ईसीएस, जो हम इससे पहले पढ़ के आए हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शंस को एक टाइम पे करने के लिए। The system has been launched for banks, financial institutions, corporate and government. A web-based solution for facilitate interbank. तो ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि सारी जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको आपस में लिंक करके उनकी जो ट्रांजैक्शंस है उसको सही करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। NARS आधार पेमेंट ब्रिज APB system developed by NPCI has been helping the government and government agencies to making the direct benefits direct. तो ये आप वो वाला होता है, आप लोगों ने देखा होगा कोविड के टाइम पे जैसे लोगों के अकाउंट में 500 रुपए 600 रुपए हैं, तो वो सब इसी मतलब एक बल्क में जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस की है, लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं, पेंशन भेजी जाती है, 15 लाख भेजे जाएंगे, वो इसी के थ्रू भेजे जाएंगे। एक दिन तो आएंगे। ईसीएस वाला ये तो पढ़ लिया बेटा इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, क्लियरिंग सर्विसेज, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का पूरा टॉपिक है, यहाँ पर खत्म होता है। एक दो क्लासेस और लगेगी क्योंकि इंश्योरेंस वाला भी है, अभी आरबीआई की वो भी रहती है, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था लेकिन वो मैं भूल गया उसका कंटेंट, तो आगे की क्लास में पढ़ लेंगे, निकल है या फिर ऐड करवा दो। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं।